Unit 6 Natural Phenomena, Chapter 13 The Solar System. Universe, the vast space that we see when we look up at the sky and everything in it is called the universe. It includes all the heavenly bodies like stars, planets, satellites, meteoroids, and comets. जब भी हम बादल में ऊपर देखते हैं, जो भी खाली स्पेस देखते हैं हम ऊपर आसमान में, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स कहलाती है। यूनिवर्स में हेवनली बॉडीज़ जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में आती हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, the 8 planets and their satellites and other heavenly bodies like comets and asteroids form the solar system. सन यानी कि सूरज, 8 प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स और बाकी जो हेवनली बॉडीज़ होती है, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड, ये सारी चीज़ें मिलके सोलर सिस्टम को बनाती हैं। स्टार्स, अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. It gives out its own light and heat. The star looks small because they are very far away from us. जो स्टार होता है एक बड़ा सा गैस का बॉल होता है। स्टार के पास अपना खुद का लाइट और हीट वो गिव आउट करता है यानी कि छोड़ता है। स्टार बहुत ही छोटा दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। द सन, द सन इज़ अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. जो सूरज है एक बड़ा सा बॉल है चमकती हुई गैसेस का, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में है। वो अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है। क्योंकि सूरज एक स्टार है, वो अर्थ का ऐसा स्टार है जो कि अर्थ के सबसे करीब है। और जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। द प्लैनेट्स, planets are heavenly bodies that move in orbits around the sun. They appear bright due to the sunlight that falls on their surface. There are total 8 planets in our solar system that revolve around the sun. Our Earth is one of them. प्लैनेट्स ऐसे हेवनली बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर रास्ता है, एक पर्टिकुलर पाथ में गोल गोल घूमती हैं सन के अराउंड प्लैनेट्स जो होती हैं। प्लैनेट्स जो होती है वो चमकती हुई इसीलिए दिखती हैं क्योंकि सन का जो लाइट है वो उनके ऊपर गिरता है, इसलिए जो प्लैनेट्स होती है वो चमकती हुई दिखती हैं। और इस सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड, सन के इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर पाथ में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रही है सन के अराउंड में। और हमारा अर्थ उन सब में से एक है। डू यू नो वी कैन सी स्टार्स, planets and other heavenly bodies through telescope. Now we will study about the 8 planets in our solar system, their Indian names, their number of satellites and their time taken for one revolution and some of their descriptions. The first planet of our solar system is Mercury. उसका हिंदी का नाम है बुध। उसके नंबर ऑफ सैटेलाइट 0 हैं। एक रिवॉल्यूशन के लिए 88 डेज लेता है मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी जो है क्लोजेस्ट टू द सन और स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यानी मर्क्यूरी जो है वो सबसे पास है सन के और सबसे छोटा प्लैनेट है। सेकेंड प्लैनेट इज़ वीनस, जिसे शुक्र कहते हैं। उसके भी नंबर ऑफ सैटेलाइट 0 हैं और एक रिवॉल्यूशन के लिए, यानी सन के अराउंड एक बार घूमने के लिए, वो 225 डेज लेता है। और डिस्क्रिप्शन क्या है वीनस का? वीनस जो है वो हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे गर्म और सबसे ज़्यादा चमकता हुआ। इसीलिए वीनस को हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। नाउ द थर्ड प्लैनेट इज दैट इज आवर अर्थ, जिसको हिंदी में हम पृथ्वी कहते हैं। उसके कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है? 1, दैट इज मून. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. और टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन बाय अर्थ इज 365 डेज एंड 6 आवर्स, यानी कि एक साल, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है अर्थ का 1 साल। इसीलिए 1 साल 365 डेज में आता है हमारे प्लैनेट अर्थ में। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं।
Called blue planet as most of the surface is covered with water, only planet where life is known to exist. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है. नाउ द फोर्थ प्लैनेट इज मार्स, दैट इज मंगल. द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ मार्स आर 2. 1 रिवोल्यूशन के लिए मार्स 687 डेज लेता है. मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसके सरफेस में रेड सॉइल है और पत्थर है और वहाँ का एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है. द फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर, दैट इज बृहस्पति, और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स दैट इज 79 और एक रिवॉल्यूशन के लिए 12 साल लेता है जुपिटर. और जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज सैटर्न, दैट इज शनि. उसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं 62. 29.5 ईयर्स लेता है सैटर्न एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करने के लिए. सैटर्न जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और उसे हम प्लैनेट ऑफ रिंग्स भी कहते हैं. और सैटर्न जो है वो रॉक्स और पार्टिकल्स ऑफ आइस से बना है, पार्टिकल्स एंड आइस से बना हुआ है और इसे हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ गैसेस. द सेवेंथ प्लैनेट इज यूरेनस, जिसे हम अरुण कहते हैं. उसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है 27. एक रिवॉल्यूशन के लिए यूरेनस 84 ईयर्स लेता है. ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है. इसे भी हम गैसियस प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसमें मीथेन गैस है और जो कि यूरेनस के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ब्लू ग्रीन कलर देता है यूरेनस को. लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज नेपच्यून, जिसे हम वरुण कहते हैं. नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं इसके 14. एक रिवॉल्यूशन के लिए 165 ईयर्स लेता है और ये सबसे कोल्डेस्ट और फारदेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे दूर में है ये प्लैनेट सन के. So you can see the star marked in the number of satellites in Jupiter, Saturn and Neptune. So इसका मीनिंग ये है कि ये सारे जो प्लैनेट्स के नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वो कंफर्म्ड नहीं है सारे के सारे. नासा का जो सोर्स है वो कहता है कि 53 कंफर्म्ड है. जुपिटर के जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो 53 कंफर्म्ड है. 26 सैटेलाइट्स अभी भी कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं और सैटर्न के जो 62 सैटेलाइट्स में से 53 कंफर्म्ड है और 9 अवेटिंग है कंफर्मेशन के. नेपच्यून के जो 14 टोटल सैटेलाइट्स हैं उनमें से 13 कंफर्म्ड है और एक कंफर्मेशन का अभी भी वेट कर रहा है. Till August 2006, Pluto was also considered as a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union (IAU), a decision was taken that Pluto is like other celestial objects, Ceres, Hyome, Eris, and may be called as dwarf planet or Plutoid. अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था सोलर सिस्टम का, यानी कि टोटल 9 प्लैनेट्स थे अगस्त 2006 तक. उसके बाद एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो एक दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स सोलर सिस्टम में घूमते हैं उनकी तरह है, तो इसलिए उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट या फिर प्लूटॉइड भी कह सकते हैं, लेकिन वो प्लैनेट में अब कंसिडर नहीं किया जाएगा. सैटेलाइट्स, they are the small heavenly bodies that revolve around a planet. Some planets have their own satellites. The moon is the natural satellite of the earth. It has no light of its own. It shines because it reflects the light of the sun. सैटेलाइट्स जो होते हैं वो ऐसे हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हीं को हम सैटेलाइट्स कहते हैं. कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी होते हैं जिनके खुद के सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ का सैटेलाइट है मून. हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, जिसका कि कोई भी खुद का लाइट नहीं होता है, लेकिन वो जो सन का लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए जो मून होता है वो चमकता है. नो दिस ऑल्सो, एस्ट्रॉइड्स. Asteroids are rocks of various sizes that revolve around the sun in the wide space between the orbits of planets Mars and Jupiter. एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो ऐसे बड़े बड़े पत्थर है अलग अलग साइजेस के जो कि सन के अराउंड घूमते हैं
मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में, ठीक है, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में घूमते हैं सन के अराउंड में, सन के इर्द गिर्द। कॉमेट्स, कॉमेट्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ गैसेस and dust particles and revolve around the sun in elliptical orbits. Comets have a long, glowing tail. For example, Halley's Comet. It is seen after every 76 years. कॉमेट जो है एक छोटा सा एक चीज़ होता है जो कि गैसेस से बना हुआ है और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि सन के इर्द गिर्द एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि जैसे कि एक अंडे का शेप होता है, वो कि ना कि ओवल होता है ना कि राउंड होता है, जैसे कि अंडे का शेप होता है उसी शेप को हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। उसी शेप में जो कॉमेट होता है वो सन के अराउंड में घूमता है। कॉमेट जो होता है उसका लंबे लंबे चमकते हुए टेल्स होते हैं, जैसे कि हेलीज कॉमेट होता है, ये एक टाइप का कॉमेट है जो कि हर 76 ईयर्स में देखा जाता है। Meteoroids are formed when the asteroids collide with each other. When a meteoroid enters the Earth's atmosphere, it is called a meteor. When it enters the Earth's atmosphere, it burns. The burning meteor is seen as a streak of light and is called a shooting star. मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो ऐसे चीज़ होते हैं जब एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे से टकराते हैं और जो छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे से निकलते हैं उस चीज़ को हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। जब मीटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर घुसते हैं उसको हम मीटियोर कहते हैं, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीटेरॉइड घुसते हैं वो जलने लगते हैं। वैसे ही एक जलता हुआ मीटेरॉइड जब अर्थ में दिखता है एक स्ट्रिक ऑफ लाइट, एक जलता हुआ लाइट की तरह, उसी को हम शूटिंग स्टार कहते हैं। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जीवन जहाँ पे है। और पृथ्वी में जीवन इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी में पानी है और हवा है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज़ एन एग लाइक स्ट्रक्चर। एट इट्स सेंटर देयर इज अ योक ऑफ मेटल कॉल्ड कोर which is surrounded by an egg white of soft rocks called mantle and an outer shell of hard rocks called crust. अर्थ का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो एक अंडे की तरह होता है। बीच में योक है जिसको जो कि मेटल से बना हुआ रहता है, जिसको कि हम कोर कहते हैं। उसके आजू बाजू एक अंडे में जैसे एग वाइट रहता है वैसे ही एक सॉफ्ट रॉक्स का लेयर होता है अर्थ में, जिसको हम मेंटल कहते हैं। और जो आउटर शेल है, जैसे कि एग का आउटर शेल होता है जो कि हार्ड रहता है, वैसे ही अर्थ का आउटर शेल हार्ड रॉक्स यानी कि हार्ड हार्ड पत्थरों से बना हुआ होता है, जिसको कि हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। Its thickness varies from place to place. It varies from 6 to 11 kilometers under oceans, but under high mountains it is about 70 kilometers thick. It is made up of rocks. It contains continents and oceans. Life exists on the crust. अर्थ का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का थिकनेस जगह जगह पे बदलता रहता है, जगह जगह पे अलग अलग रहता है, जो कि 6 से 11 किलोमीटर के अंडर रहता है ओशंस के अंदर। लेकिन जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे क्रस्ट का थिकनेस 70 किलोमीटर्स तक भी रहता है। क्रस्ट जो है वो रॉक्स से बना हुआ है, यानी कि पत्थरों से बना हुआ होता है। क्रस्ट में कॉन्टिनेंट्स और ओशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, और क्रस्ट में ही जो अर्थ में लाइफ होता है वो एग्जिस्ट करता है। Mantle. It is the middle layer lying between the crust and the core of the earth. It is partially molten layer. It is about 29,000 kilometer thick and contains a lot of iron and magnesium.
मेंटल जो है वो अर्थ का बीच का लेयर है जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में रहता है, जो कि एक पार्शियली मोल्टन लेयर है। उसका थिकनेस होता है 29,000 किलोमीटर्स थिक रहता है और मेंटल में बहुत सारा आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। कोर Core forms the center of the earth. It is divided into two parts called outer and inner core. The outer core is about 23,000 km thick. It is made of molten iron and nickel. The inner core is about 1200 km thick and is like a solid ball of metal. It is also made of iron and nickel. अर्थ का जो सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको हम कोर कहते हैं। कोर जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर का थिकनेस 23,000 किलोमीटर्स थिक होता है और जो आउटर कोर है वो मोल्टन आयरन और निकल का बना हुआ होता है, और इनर कोर का थिकनेस 1200 किलोमीटर्स थिक रहता है। वो एक सॉलिड बॉल की तरह है, मेटल के एक सॉलिड बॉल की तरह रहता है। और जो आउटर कोर है वो आयरन और निकल से, वो भी आयरन और निकल से बना हुआ होता है, इनर कोर भी। You can see the structure of the earth. The outermost layer is called crust, then the middle layer between the crust and the core is called mantle, and you can see inner core and outer core. Do you know? Axis is an imaginary line passing through the center of the earth and coming out from the earth at the north pole and the south pole. Equator is an imaginary line that divides the earth into two equal halves. The upper half between the North Pole and the equator is called the northern hemisphere. The lower half between the equator and the South Pole is called the southern hemisphere. एक्सिस एक ऐसा लाइन है जो अर्थ के नॉर्दर्न पोल से निकलता है और सदर्न पोल से निकलता है, जो कि अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करता है। ऐसा कोई एक्चुअल में लाइन नहीं है, लेकिन इसको हम इमेजिन करते हैं, जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जो कि अर्थ के बीच में से जाता है, जो कि नॉर्दर्न पोल में से निकलता है और सदर्न पोल में से निकलता है। इक्वेटर भी एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे का स्पेस होता है जो कि इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. The earth completes one rotation in 24 hours. This time period is called a solar day. Rotation of the earth causes day and night. अर्थ जब अपने ही जगह पे गोल गोल घूमता है उसको हम रोटेशन कहते हैं। हमारा अर्थ जो है एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करता है। उस टाइम पीरियड को हम सोलर डे कहते हैं। जब अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है उसी के कारण हमारे अर्थ में डे और नाइट होता है। रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. द अर्थ टेक्स अबाउट 365 days and 6 hours to complete one revolution. This time period is called a solar year. Revolution of the earth causes seasons. At a certain time, seasons vary in regions above and below the equator of the earth. हमारा अर्थ जब सूरज के इर्द गिर्द गोल गोल घूमता है उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज और 6 घंटे लेता है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड लेता है अर्थ, उसको हम सोलर ईयर कहते हैं। रिवॉल्यूशन के कारण ही अर्थ में सीजन्स होते हैं। एक सर्टेन टाइम में जब सीजन्स अलग अलग होते हैं, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, वो सब जो होते हैं वो रिवॉल्यूशन के कारण ही होते हैं। डेज एंड नाइट्स, द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव्स द सनलाइट एंड हैज़ डे. The other half of the earth that is away from the sun does not receive any sunlight and is in darkness, so it has night. अर्थ में डे और नाइट कैसे होता है? अर्थ के जिस पार्ट में सन का
लाइट पड़ता है उस हाफ में अर्थ के दिन रहता है, और जो दूसरा हाफ होता है अर्थ का, जिस तरफ सनलाइट नहीं पड़ता है उस हाफ में अर्थ में नाइट रहता है। As the earth rotates, different places move near or away from the sunlight. This causes days and nights. जैसे जैसे अर्थ रोटेट करते जाता है, अलग अलग जगह सनलाइट के पास में या दूर में होते जाते हैं। इसी कारण से अर्थ में दिन और रात होते हैं। The sun appears to rise in the east and set in the west because the earth rotates from west to east on its axis. ऐसा दिखता है कि सन ईस्ट में उगता है और वेस्ट में ढलता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस में रोटेट करता है। Here in the picture you can see the half of the earth is receiving sunlight. On that half of the earth there is day, and the other half of the earth is not receiving any sunlight, so that part of the earth has night. Seasons. The earth revolves around the sun. However, during its revolution, the earth always remains tilted on its axis at an angle of 23.5 degree. As a result, at a certain time of the year, the northern hemisphere is bent towards the sun, while the southern hemisphere is away from it. At some other times, about 6 months later, the southern hemisphere is bent towards the sun, while the northern hemisphere is away from it. पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते समय अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री के एंगल में जो अर्थ है टिल्टेड रहता है, जिसके कारण साल के कुछ समय में जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सूरज के तरफ झुका हुआ होता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सूरज से दूर रहता है। और साल के कुछ दूसरे टाइम में 6 महीने बाद जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, जबकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज से दूर रहता है। The hemisphere that is tilted towards the sun gets the direct sun rays, so it is warmer. It has longer days and shorter nights. It has summer. At the same time, the other hemisphere that is away from the sun gets slanting sun rays, so it is cooler. It has shorter days and longer nights. It has winter. जो हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ होता है उसको डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, इसी कारण से वो गर्म रहता है। और उस हेमिस्फीयर में जो दिन होते हैं वो लंबे रहते हैं और जो रातें होती है वो छोटी होती हैं, और वहाँ पे समर सीज़न होता है। और उसी तरफ में जो दूसरा हेमिस्फीयर होता है जो कि सन से दूर है, वहाँ पे क्या होता है, वो टेढ़ी सन रेज पड़ती है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं मिलता है, टेढ़ी सनलाइट मिलती है उस एरिया को, तो वो ठंडा रहता है। वहाँ पे जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो रातें होती है वो लंबी होती है, इसी कारण से वहाँ पे विंटर सीजन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट इज समर इन इंडिया इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ब्राज़ील इन सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर। रीजन at or near the equator receive the same amount of sunlight all around the year, so it is like summer, 12 hours of day and 12 hours of night throughout the year. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें, इंडिया में जब समर सीज़न रहता है, क्योंकि इंडिया हमारे अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और ब्राज़ील जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तब वहाँ पे विंटर रहता है। और जो रीजन्स होते हैं जो कि इक्वेटर के पास में हैं या फिर इक्वेटर में ही है, वहाँ पे साल के पूरे साल में सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है, उस जगह को सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है। तो वहाँ पे इक्वेटर के पास में जो भी एरिया है वहाँ पे हमेशा समर रहता है। वहाँ पे कैसा होता है कि 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटा की रात होती है। पूरे साल भर में वैसे ही होता है, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा की रात। Autumn comes between summer and winter, while spring comes between winter and summer. Autumn and spring are neither very hot nor very cold. Thus, revolution and tilting of earth causes change in seasons in different parts of the earth.
ऑटम सीज़न जो होता है वो समर सीज़न और विंटर सीज़न के बीच में आता है, और स्प्रिंग सीज़न जो होता है वो विंटर सीज़न और समर सीज़न के बीच में आता है। ऑटम सीज़न और स्प्रिंग सीज़न जो होता है वो ना कि ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है। इसी कारण से जो रिवॉल्यूशन होता है और अर्थ जो थोड़ा सा झुका हुआ है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो अर्थ में सीज़न के लिए चेंज जो होता है सीज़न में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अर्थ के अलग अलग पार्ट में जो सीज़न में चेंजेस होते हैं वो इसी कारण से होता है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्यूशन करता है सन के अराउंड, और अर्थ क्योंकि थोड़ा सा झुका हुआ है अपने एक्सिस पे।